दोस्तों, मैं हूं राहुल अभुआ और आज सुनिए बलई चंद मुखोपाध्याय बनफूल द्वारा लिखित कहानी ताजमहल। ये एक बांग्ला कहानी है जिसका हिंदी अनुवाद किया है रतन चंद रत्नेश जी ने। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हिंदी कहानियां सुनने के शौकीन हैं और साहित्य से जुड़ी तमाम कहानियां और किस्से सुनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए कहानी शुरू करते हैं। ताजमहल। पहली बार जब मैं आगरा गया था तब ताजमहल देखने के लिए ही गया था। पहली बार देखने का वो अद्भुत नज़ारा आज तक मेरे मन को बांधे हुए है। ट्रेन अभी आगरा स्टेशन पहुंची भी नहीं थी कि एक सहयात्री सहसा बोल उठा, वो देखो, दिख रहा है, अरे वो रहा ताजमहल, देखो। मैंने तेजी से खिड़की की ओर अपना सर बढ़ाया। वो रहा। दूर से ही दिन के उजाले में ताजमहल को देखकर मैं भाव विभोर हो उठा। चूने की सफेदी से पुती एक साधारण सी मस्जिद की तरह था वो। फिर भी मेरी आंखें उस पर टिकी रहीं। चाहे कुछ भी कहा जाए, ताजमहल शाहजहां का ताजमहल ठहरा। अफसन अपरा बंदी शाहजहां आगरा किले के चबूतरे पर बैठे इस ताजमहल की ओर दृष्टि जमाए रहते थे। मुमताज की मनोकामना का ताजमहल। आलमगीर निर्मम नहीं था। पिता की इच्छा पूर्ण नहीं रहने दी थी उसने। महासमारोह के समय लोगों का हुजूम बढ़ता चला जा रहा था। सम्राट शाहजहां जा रहे थे अपनी महबूबा के सानिध्य में। अधिक दिनों की दूरी सहन नहीं हो पाई उनसे। शव धीरे धीरे भूमर्ग में उतरता चला गया। उसी ताजमहल में मुमताज के ठीक बगल में भी सुपुर्द खाक हुए। एक दूसरी कब्र भी थी, शायद अब भी हो, उसी ताजमहल के बगल में, दारा शिकोह की। चूने की सफेदी सा साधारण मस्जिद सरीखा वो महल देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। पूर्णिमा की दूसरी रात थी। अभी चांद कहीं नहीं दिख रहा था। बस चंद्र किरणों की आभा पूरब की ओर झलक रही थी। उस दिन दूसरी बार ताजमहल देखने गया। आज तक वो अनुभूति मन में स्पष्ट अंकित है। मुख्य द्वार को लांघते ही एक अस्फुट मरमर ध्वनि सुनाई दी। वो झाऊ के पौधों से नहीं आ रही थी, बल्कि लग रहा था कि सुदूर अतीत से वो आवाज चली आ रही हो, मानो दबी दबी सी कोई रुलाई। सिमटी हुई गहन रात्रि के मध्यम प्रकाश में स्तूपाकार क्या वही ताजमहल है? धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। बड़ी मीनार, छोटी मीनारें, गुंबद क्रमशः स्पष्ट होते चले गए। अंधेरे को भीतकर शुभ्र आभा फूट पड़ी। उसके बाद अचानक प्रकट हुआ वो आश्चर्य। समस्त मूर्तवर्त हो उठा जैसे विस्मृत कोई चेतना। चांद चमचमा उठा था। चंद किरणों की स्वच्छ आंचल से देह ढककर शाहजहां की बेगम मुमताज के सपने ही मानो मेरी आवभगत में खड़े हो। मुग्ध दृष्टि से निर्वाक में देखता रह गया। फिर कई दिन बीते। कौन सा ठेकेदार ताजमहल से कितने रुपए कमाता है? कौन सा होटल व्यवसायी ताजमहल की दौलत से शहंशाह बना? घटिया पत्थर के टुकड़ों से किस फेरी वाले ने छोटे छोटे ताजमहल और गुड़गुड़ानुमा सिगरेट पाइप बेचकर कितने पैसे पीटे? पर्यटकों को ठगकर टांगे वालों ने मुंह मांगा कितना किराया वसूला? ये सब बातें भी पुरानी पड़ गई। अंधेरे में, चांदनी रातों में, सुबह शाम, शीत ग्रीष्म वर्षा शरत में कई बार कई रूपों में उसके बाद ताजमहल का दीदार हुआ। इतनी बार कि अब वो आंखों में भी नहीं समाता है और ना वहां टिक पाता है। यहां तक कि पास से गुजरने पर भी नहीं। आगरा के पास ही एक चिकित्सालय में बतौर चिकित्सक मेरा आना हुआ था। ताजमहल के प्रति अब कोई मोह नहीं रहा। और एक दिन, उस दिन आउटडोर से निर्वित होकर बरामदे में उतर ही रहा था। एक बूढ़ा व्यक्ति अंदर आया। पीठ पर एक बड़ी सी टोकरी बंधी हुई थी जिसके भार से उस बेचारे की कमर झुक गई थी। सोचा कोई मेवे वाला होगा, परंतु टोकरी उतारने पर देखा कि उसमें मेवा नहीं, बुर्का पहनी एक महिला बैठी हुई थी। बूढ़े का चेहरा बहुत कुछ लोक गायकों जैसा था। लबादा पहने, बिल्कुल सफेद दाढ़ी। आगे बढ़कर मुझे सलाम करता हुआ चुस्त उर्दू जुबान में बोला कि वो अपनी बेगम को पीठ पर लाद कर लाया है मुझे दिखाने के लिए। बहुत गरीब है वो। मुझे अपने घर बुलाकर दिखाने की कुव्वत नहीं है उसमें। मैं यदि मेहरबानी करके उसका इलाज करूं। निकट जाने पर दुर्गंध का एहसास हुआ। अस्पताल के अंदर जाकर बुर्का उतारने में भी बड़ी आपत्ति की थी उसने।
कैंक्रमोरिस नाम का रोग था उसे। आधा चेहरा बुरी तरह सड़ चुका था, दाईं ओर का गला था ही नहीं, दांत विभस्त रूप से बाहर निकल आए थे। दुर्गंध इतनी थी कि पास खड़ा रहना भी मुश्किल था। दूर से ढोकर लाए इस मरीज की चिकित्सा इतनी सहज नहीं थी। मेरे इंडोर में कोई जगह खाली नहीं थी। अंततः उसे अस्पताल के बरामदे में ही रहने के लिए कहा, परंतु वहां भी उसे रखा नहीं जा सका। तेज दुर्गंध के कारण दूसरे मरीज आपत्ति करने लगे। कंपाउंडर, ड्रेसर और यहां तक कि सफाई कर्मी तक उसके पास जाने के लिए राजी नहीं थे। परंतु बूढ़ा निर्विकार था, दिन रात सेवा किए चला जा रहा था। फिर लोगों की आपत्ति पर बरामदे से उन्हें हटाना ही पड़ा। अस्पताल के निकट ही एक बड़ा सा पेड़ था। मैंने उन्हें उसके नीचे रहने के लिए कहा और वे वहीं रहने लगे। बूढ़ा अस्पताल से रोज दवा ले जाता, मैं भी बीच बीच में जाकर इंजेक्शन लगावाता। इसी तरह चलता रहा। एक दिन मूसलाधार वर्षा हुई। मैं एक कॉल से लौट रहा था कि देखा बूढ़ा खड़े खड़े भीग रहा है। एक चादर को दो खूंटे से बांधकर उसकी अन्य दो किनारी को अपने हाथ से पकड़कर वो वर्षा में भीगे जा रहा था। मैंने अपनी कार घुमाई। सामान्य सी चादर के ढकने से वर्षा रुक नहीं पा रही थी। बेगम साहिबा आपदा मस्तक भीग चुकी थे और ठंड से कांप रही थे और चेहरे पर विभत्स सी हंसी, जोर से बदन तप रहा था उसका। मैंने कहा, फिलहाल इसे अस्पताल के बरामदे में ले चलो। बूढ़े ने हठात प्रश्न किया, इसके बचने की कोई आशा है हुजूर? सच ही बोलना पड़ा, नहीं। बूढ़ा चुप्पी साधे खड़ा रहा। मैं वहां से चला आया। दूसरे दिन देखा वहां पेड़ तले कोई नहीं था। कुछ दिन बीते। उस दिन भी मैं एक कॉल से लौट रहा था। एक मैदान के पास से होकर गुजरते समय वो बूढ़ा मुझे दिखाई दिया। वहां बैठे बैठे न जाने क्या कर रहा था। दोपहर की धूप बहुत तेज थी। ऐसे में न जाने क्या कर रहा है वो बूढ़ा वहां। मैदान के बीचों बीच बेगम की चिंता में पागल हो उठा गया ये। आगे बढ़ा, देखा कई ईंटों और मिट्टी की सहायता से बूढ़ा कुछ बना रहा था। क्या कर रहे हो मियाँ यहाँ? हतप्रभ बूढ़े ने खड़े होकर झुकते हुए सलाम किया। बेगम की कब्र बना रहा हूं हुजूर। कब्र? हाँ हुजूर। मैं चुप रहा। कुछ देर की असहनीय निर्वत्ता के बाद मैंने पूछा, तुम रहते कहाँ हो? यहीं आगरा में। इधर उधर घूमकर भीख मांगता हूं। कभी देखा नहीं तुम्हें। नाम क्या है तुम्हारा? जी फकीर शाहजहां। जैसे ही उसने ये कहा, मैं निर्वाक खड़ा रहा और उस बूढ़े को देखता रहा। दोस्तों, ये थी कहानी ताजमहल, जिसे लिखा था बलाई चंद मुखोपाध्याय बनफूल जी ने। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और भी कहानियां सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हूं राहुल अभुआ। मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।